मत यार तू। किसी के लिए भी अपने जले हुए सपने को देखना। बस आज हम पहुंचे हैं उस स्थान पे जहां कपिल भाई का ये घर उन्हीं की आंखों के सामने पलक झपकते ही खाक हो गया था। नमस्कार मित्रों, अति व्यथित मन के साथ कारवां भारत के एक और व्लॉग में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। पर आज मन बहुत उदास है और आज हम निकले हैं अजमेर से जयपुर के लिए। जो हादसा कुछ दिन पहले हुआ था, कपिल भाई का जो सपना उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते पलक झपकते शून्य हो गया था, बस आज उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें पूरी करनी है और कुछ एक चीज़ें हैं जो पूर्ण करनी है। और देखिए ना, ये रास्ता वही है जिस पे हम अनेकों बार सफ़र कर चुके हैं, पर आज के सफ़र में हर एक चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी है। फिलहाल हम अजमेर से चल के सबसे पहले आए हैं दौलतपुरा थाना। मतलब इस थाने के पास ही ये हादसा हुआ था और इस प्रकार का अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट ही दुर्घटना ही बोलेंगे, तो जो लोकल थाना है वहाँ पर इसकी जानकारी प्रेषित की जाती है। तो उस वक्त भी थाने की गाड़ी आई थी, यहाँ पर इन्होंने अपनी डायरी में उस पूरे विषय को चढ़ाया होगा और अब कहीं ना कहीं उसे हमें क्लोज भी करना होगा। तो अभी हमारे पास जो कपिल भैया की जो आरसी है, वो गाड़ी की जो आरसी है, उनका आधार कार्ड है और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर एक बार हम अंदर जाएंगे थाने में। उनको बताएंगे कि भैया अब हम इस गाड़ी को, क्योंकि स्क्रैप हो चुकी है तो उसको बेचना है, पर कबाड़ी भी ऐसे नहीं लेगा। पहले तो हमें थाने में अंदर जानकारी देनी है, उसके बाद कबाड़ी को एक डॉक्यूमेंट देना है, तब जाके वो इस गाड़ी को स्क्रैप के भाव में खरीदेगा। तो देखते हैं। हालांकि पुलिस विभाग, मतलब सब प्रकार के अनुभव सबके होते हैं, हमारा क्या अनुभव आता है ये एक बार अंदर चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए जी, तो बहुत ही सहज रूप में हमारा काम हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इजी रहा। हाँ, आधा घंटा पापा मिल गया। इसका कोई लफड़ा थोड़ी था, इसकी तरफ से तो अपन वैसे ही बेच जाते। आप तो ये तो कभी मामला होता है ना, जब जाके ये उठा था। वही मैं बोल रहा हूँ, पुलिस को तो अपने को एक सामान्य सूचना देनी है। हाँ भाई, ये मौके पे गई थी और ये साइड में लगा के आए थे, वो अपन ने दे दी। बिल्कुल ठीक है। अब अपने को मोटा मोटा आपकी तरफ से ये करना है भाई, हम भी इजी हो जाएंगे अगर एग्रीमेंट कर लेंगे अपन। चलो एक बार साइड पे चलते हैं। साइड पे चलो चलो है ना। फिर आपका जब मूड बने ना, महीने 20 दिन में, या तो मैं उसका चेचिस काट के रख लूंगा, वो तो रखना ही है, वो चेचिस रख लूंगा, वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। एग्रीमेंट करा लेंगे, मैं आपको चेचिस। मतलब ये गलती या तो चलिए अपन एक बार साइड पे चलते हैं ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना उधर गाड़ी क्लोज नहीं होगी। बिल्कुल है ना, चेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कितनी दूर पहले आपको पता चला होगा लगभग? मुश्किल से मुश्किल दूर तो क्या, निकलते मैंने उसी से जगह 10-20 मीटर पे, ऐसा ज़्यादा मैंने चलाई नहीं गाड़ी। आप चला रहे हो, आपने बोला कि कपिल भाई आपको बदबू आई क्या? मैंने बोला हाँ यार आई, और भैया कि देखो ये धुआं निकल रहा है। तुरंत उसी समय गाड़ी साइड मिली। सबसे पहले बैटरी का जो कट ऑफ है ना वो करे, इग्निशन ऑफ करा, जितने में धुआं और तेज हो गया। मैं बोला यार फटाफट मैं बोनट खोलता हूँ। बोनट खोला, इस पर अपनी गाड़ी तो नहीं अटकी। क्या हालत हो गई यार, मतलब क्या हालत हो गई यार इसकी। देखा नहीं जा रहा, सच में दोस्तों देखा नहीं जा रहा। देख चिक्के, देख धीरे धीरे आना बेटा। चिक्की देख, ये अपना बारबेक्यू था, इसमें अपन ने, तेरे को पता है वहाँ पे वो पनीर टिक्का बना के खाया था, और लिट्टी चोखा ये वाला देख इधर की तरफ, ये बारबेक्यू था अपना। और ये मिल्टन की बोतल में है ना,
आमरस और दूध भर के लेकर आया था, चिक्की ने भर के दिया था कि आमरस बना के पीना, ठंडाई बना के पीना। प्लेट है। प्लेट है सब नहीं होता। ओ पापा आके खोलने वाले का कहाँ बेटा? दोस्तों ये मेरे आज तक के सबसे फेवरेट कप थे। ये स्पीति, लद्दाख सब जगह जाके आ चुके थे और मैं हमेशा अपने वीडियो में दिखाता था मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट कप है। 6 थे, पता नहीं कहाँ गए, बाकी टूट गए होंगे। पापा देखो पूरी कढ़ाई और पूरा बर्तन पापा बताना किसी इसमें खाना दिया था उस दिन। इसमें ना खाना रखा था। एक ये रहा, एक वो रहा। और यहाँ उधर लास्ट में पापा हाँ बेटा, अंदर जाके देखो वो मम्मी की अंदर लग तरफ है। जाएगी। मम्मी ने जग दिया था ना वो कि इसमें बनाना करना। मतलब मैं सामने हूँ ना, मेरे को अभी भी मन में वो सीन रिक्रिएट हो रहा है चिक्की। मैं एक बात को लेकर है ना पॉजिटिव हुआ था, मैं बहुत रो रहा था। और है ना बस एक ही बात शायद रौनक भाई ने मुझे बोली, या वहाँ पे कोई भैया खड़े तो उन्होंने बोला कि गलती से तुम्हारे बच्चे और फैमिली इसमें होती ना क्या होता। मैंने बोला, फिर मैं तुरंत है ना आंसू पोंछ के खड़ा हो गया। मैं बोला ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है मेरा, निकलने का ही मौका नहीं मिलता। 10 सेकंड हमें वो हुआ था। तो मतलब इस गाड़ी ने बेचारी ने अपने को कराई है ना पूरा। मतलब उसके आगे तो दुख कुछ भी नहीं है। देखिए जो है ना वो नुकसान, हालांकि अपने इतने सालों की मेहनत थी, छोटी छोटी चीजें लगाई थी। रो मत यार तू। आज कर्टन लाने, आज कुछ लाने, ब्लैंकेट्स लाए थे। बात है ना यार, देख वो होता है ना इमोशंस की होती है। इस कप रो के मत लिए बच्चों के कितना, सामने। इस कप के लिए कितना डांटा था आपने मेरे को। छोड़, बच्चों के सामने मत रो। एक ना लगाव हो जाता अपनी चीज से। भाई साहब वो होना था, फाइबर है। ये तो देखो सब बहाने होते हैं। 25-25 साल पुरानी भी गाड़ियां घूमती है रोड पर, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं इसमें क्या लिखा था ऐसा। इसको क्या है, हमने बहुत मेहनत से बनाई थी सबने, बच्चों ने हमने मिलके ना बहुत उससे बनाई थी कि इसमें ऐसा करेंगे, इसमें वैसा करेंगे ना, लेकिन उतना कुछ हो नहीं पाया। चलो फिर अब क्या ही है, बस देख ली लास्ट टाइम, आखिरी बार। चले बेटा, और आएगी, दूसरी आएगी, कुछ भी नहीं है। वापस मेहनत करेंगे, वापस लाएंगे, है ना। दूसरी लाडो लाएंगे अपन, ठीक है। क्या हुआ अब? चलो कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। आओ शिवा। आ जा। इसमें जीवन के सबसे अनमोल जो है ना वो बिताए थे। क्या बोले, शब्द ही नहीं है बोलने के। इधर है ना मैंने टूल किट रखा था, मेरा एक एक टूल है ना इकट्ठा करा था मैंने कि यार ये अपने उसमें काम में आएगा, ये इसमें काम में आएगा ना। 2-2.5 साल में जो छोटी सारी गई अपनी, एक भी चीज नहीं बची ना अपने पास। ट्राइपॉड, आईपॉड। यहाँ मैंने ना वो नया वाला जो होलीलैंड का माइक मंगाया था ना, इधर रखा था यहाँ पर, वो भी गया। नया जो ब्लॉगिंग किट मंगाया था ना वो भी गया। दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की यादें होती हैं। जहाँ एक और अच्छी चीज़ें हमें सुख का आनंद देती हैं, वहीं इस प्रकार की स्मृतियाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा के भी जाती हैं। और जब मतलब हम बैठे थे साथ में, मैं बोनट की तरफ खड़ा हुआ था, कैमरा भी मेरा ऑन था, तब कपिल भाई मुझे
पूरा पूरा दृश्य बता रहे थे, भैया ये हुआ, देखो यहाँ से ऐसा निकला, ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। और उन सब चीज़ों को मैं बहुत भली भांति, मतलब ऑल्दो वो घटना अभी नहीं घट रही है, पर जीवंत तौर पे वो मेरे सामने आ रही थी। और क्योंकि हमारे पास भी इसी तरीके का एक बहुत सिमिलर सेटअप है, इसलिए मैं अपने आप को ना इन सब चीज़ों से बहुत हद तक रिलेट भी कर पा रहा था। पर ठीक है जी, ईश्वर का जो भी नियोजन है वो हमें सहर्ष स्वीकार्य है, ऐसा मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। और प्रैक्टिकल लाइफ भी शायद यही है। तो बस ये सोचकर हमने वहाँ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो स्क्रैप डीलर थे उनके समक्ष भी जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूर्ण किया और रात्रि तक लौट आए अपने गंतव्य स्थान पर। तो मित्रों, अभी हमने साझा किया जो भी हम कल जयपुर गए थे, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया। दूसरा बड़ा प्रश्न अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि इतनी विभत्स आग आखिर लग कैसे गई। सो देखिए, बहुत ज़्यादा कंक्लूड करना तो उसको मतलब बिल्कुल डॉट कहना कि ये इसी कारण लगी, ये तो वाकई कठिन है। पर कुछ चीज़ों को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जितनी मेरी कपिल भाई से बात हुई, उन्होंने बताया भैया 10 से 20 सेकंड, चलिए 20 सेकंड नहीं मानते, अपन मानते हैं कि 1 मिनट के अंदर आग ने विभत्स रूप धारण कर लिया। और वो बोल रहे थे भैया 10 मिनट के अंदर वो इस लेवल की फैल गई थी कि हमारे लिए कुछ भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अभी मैंने खोल रखा है हमारी गाड़ी का इंजन पार्ट, जहां पर उनकी गाड़ी में ये आग लगी थी। मतलब ट्रक में हमारा इंजन पार्ट सीट के नीचे है, उनका जो सारा इंजन कैबिनेट था वो आगे बोनट के अंदर था। तो उन्होंने, जैसे हमने अपना ये बोनट खोला है, ऐसे उन्होंने अपना बोनट खोला था और बोनट खोल के जिस जगह आग लग रही थी उस जगह पर उन्होंने पानी की 2 बॉटल, जो 20-20 लीटर की 2 बॉटल थी, वो 2 बॉटल पानी वहां पर डाला था। उसके बाद लगभग आग बुझ सी गई थी। मतलब उनको लगा कि हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया और वहां पर हो गई एक बहुत बड़ी गलती। वो गलती ये हुई, मतलब उस समय एक्चुअली दिमाग नहीं चलता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो जो सबसे बड़ी वहां पर मिस्टेक हुई मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में, वो ये कि उन्होंने बोनट जो था, मतलब जो पॉइंट था फायर का, उस स्थान को वापस डिस्कनेक्ट कर दिया। जो बोनट का ढक्कन था वो उनके हाथ से गिर गया और वो बंद हो गया। बंद होते ही वो जो आग थी वो दोबारा दुगनी गति से वहां पर फैल गई। और उसके बाद क्योंकि बोनट इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि उस आग पे काबू पाना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल था। और उस कारण फिर जो सब कुछ हुआ वो आपने देखा ही सही। अब थोड़ा सा ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि आग आखिर लगी क्यों होगी। देखिए, ये पूरा इंजन कैबिनेट है, इसमें ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इंजन है। यहाँ पर इस जगह के अंदर इसमें जो इसके पिस्टन होते हैं वो चलते हैं और उन पिस्टन की पावर से ये जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, ये है एसी का कंप्रेसर और इसके नीचे लगा हुआ है ऑल्टरनेटर। तो बेसिकली इंजन और उसके साथ फिर ये आगे जो आपको ये फैन दिख रहा है, इस प्रकार का ये फैन लगा हुआ है। सो ये है मोटा मोटा इसका मैकेनिज्म। अब देखिए, उन्होंने बताया कि उनके एसी के जो वेंट्स थे उससे वाइट धुआं निकलना शुरू हुआ, जो कि आपने रौनक भाई के व्लॉग में देखा ही सही। सो वाइट धुआं, मैंने थोड़ा सा इसका R&D किया इंटरनेट पे, तो उसमें बताया, मतलब एक और चीज पे मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसको एसी से क्यों जोड़ रहा हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो इस विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे बात हुई और एक ही कंक्लूजन निकला कि कोई ना कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जरूर था जिसके कारण आग इतनी ज्यादा भड़क गई। वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो ऑयल नहीं हो सकता, वो डीजल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल और डीजल ये दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जो इतनी जल्दी इतनी तेज आग नहीं पकड़ते। मतलब कोई बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल मटेरियल था। इस पूरे चैम्बर में अगर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल दिखता है तो वो है एसी यूनिट में जो गैस भरी जाती है वो, और एसी यूनिट में मतलब अन्य जो चीज़ें डाली जाती हैं वो। उसमें से भी इनके जो एसी का ब्लोअर है उसमें से निकला था वाइट धुआं। जब वापस मैंने इसका R&D किया तो मैंने पाया कि एसी का जो कूलेंट होता है, अगर उसको जलाया जाए तो उससे निकलता है सफ़ेद धुआं। और वो सफ़ेद धुआं भी आपने देखा एसी के वेंट में से निकलता हुआ, वो थोड़ा बहुत नहीं था, अच्छी खासी मात्रा में वो एसी का धुआं वेंट से निकल रहा था। मतलब वो तो वेंट से उतना निकल रहा था, बाकी तो और आगे जो चैम्बर में भरा होगा वो अलग। तो इस पूरे से हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं
एसी का कूलेंट लीक हुआ और लीक होने के बाद उसकी गैस भी लीक हुई होगी और उसके बाद ये जो आग है उसने विभत्स रूप पकड़ा होगा। मैं मतलब इसको कंक्लूड नहीं करके बोल रहा हूँ कि ये ही हुआ होगा। जो परिस्थितियां हैं उसको एनालिसिस करने के बाद, उसको डायग्नोस करने के बाद मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। दूसरा, एक और जो मेरी कपिल भाई से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो बोनट था, देखिए हर बोनट के ऊपर ना इस प्रकार का एक इंसुलेशन लगा होता है। दिखाई दे रहा है सात्विक आपके कैमरे में? इस प्रकार का एक इंसुलेशन लगा होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये इंसुलेशन भी है ना थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगता है। आप भी एक बार अपनी कार में, अपनी गाड़ी में जरूर चेक करिएगा कि ये इंसुलेशन आपकी गाड़ी में किस स्थिति में है। अगर ये देखिए एक नट हमारे का भी निकला हुआ है, पर अभी हमारा इंसुलेशन यूं टाइट है। ये इंसुलेशन इसलिए होता है जिससे कि अंदर की गर्म जो हवा है, अंदर का जो गर्म जो तापमान है, वो आपके बाहर के सरफेस एरिया को प्रभावित न करे। ये इंसुलेशन वो बता रहे हैं भैया हमारी गाड़ी का थोड़ा सा ढीला था। तो उन्होंने सहज मुझसे प्रश्न पूछा, भैया ये भी हो सकता है क्या इंसुलेशन? देखिए मतलब ये भी संभावना हो सकती है कि ये इंसुलेशन मतलब कोई ना कोई चीज ब्रेक हुई ना। अगर वायर, दो चीजें हो सकती हैं, तो वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, पर वो अजमेर से चल के बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर चुके थे, इसलिए हम ये तो नहीं मान सकते कि चूहे ने वायर काटा और काटने के बाद वो 200-250-300 किलोमीटर चल लिया और उसके बाद कहीं जाके आग लगी। तो चूहे ने वायर काटा तो फिर वो अजमेर से ही इस प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम उनके साथ वहां पर क्रिएट हुई। तो ये भी एक विषय हो सकता है कि ये वहां से गर्मी के कारण, या फिर उसने जो आखिरी कोना अपना पकड़ रखा था वहां से वो छूट गया। छूट के सीधे वो गिरेगा कहाँ? गिरेगा इंजन कैबिनेट के ऊपर। इंजन कैबिनेट में होती हैं बेल्ट्स। अगर ये किसी भी बेल्ट में फंसेगा तो फंसने के बाद फिर वो आसपास की चीजों को, क्योंकि अपने आप में हार्ड शेल है थोड़ा सा, तो चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा, वायरिंग को काटेगा, वायरिंग को तोड़ेगा। हालांकि मैं क्या कहूँ, मतलब आवाज उनको ऐसी कुछ नहीं आई कि कोई खट 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 ऐसा कुछ करके कोई आवाज आई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सब हम संभावनाएं सोच रहे हैं और इसके कारण फिर कोई फॉल्ट आया हो। तो छोटी छोटी चीजें देखिए, इन सब चीजों से कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि हम इससे 100% ये कर लो तो ये होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बट प्रिकॉशन, अगेन हम बोलते भी हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कुछ सावधानियां जीवन में रखनी चाहिए। अपने इंजन कैबिनेट, अपनी वायरिंग, अपनी इस प्रकार की सब चीज़ों को समय समय पर चेक करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या चेक करना है, बहुत प्रिसाइजली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंजन के स्वास्थ्य के लिए आपके पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, ये आता ही आता है। ये है फ्यूल का गेज मीटर। तो हमने जैसे ही गाड़ी को, मान लीजिए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, अपने फ्यूल के गेज को निकालिए, इसको पोंछिए जैसे मैंने कपड़े से पोंछा, वापस डालिए, वापस निकालिए और चेक कीजिए। जैसे कि अभी हमारा फ्यूल का गेज जो है वो सेंटर में बता रहा है, मतलब इसमें एक डॉट होता है यहाँ पर, ये देखिए डॉट है। हुआ साथ में फोकस? 2 मिनट हुआ। तो इसके सेंटर में जो गेज है, इसके सेंटर में ये जो फ्यूल है वो बताना चाहिए, एक चीज है ना। दूसरा क्या चेक करना है हमें? दूसरा चेक करना है हमें कूलेंट। कूलेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये दोनों चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब ये दोनों चीजों पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज खत्म होती है तो आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा हीटअप हो जाएगी। कई बार जो हीटिंग का जो मीटर होता है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती और इतना गर्म हो जाता है इंजन, उसके कारण हमारे गाड़ी में आग लगने की संभावना प्रबल हो जाती है या फिर इंजन सीज हो जाता है। तो कूलेंट हमें चेक करना है। जैसे अभी हमारी गाड़ी 1 महीने खड़ी हुई है और देखिए इसमें अभी कूलेंट नहीं दिखा रहा है। नहीं मतलब कम होगा, बहुत कम लेवल कम होगा, पर कम होगा। तो इसको हमें वापस रिफिल करना है। इसके अलावा गाड़ी में ये बेल्ट्स होती हैं छोटी छोटी, है ना। जैसे कि इसकी एक बेल्ट है जो कि मेन इंजन की शाफ्ट, जो उसकी इंजन पुली है, उससे कंप्रेसर, गाड़ी के कंप्रेसर में कनेक्ट हो रही है। दूसरी गाड़ी के ऑल्टरनेटर में कनेक्ट हो रही है। तीसरी गाड़ी का जो फैन है उसमें कनेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह ये बेल्ट्स कनेक्ट होती हैं और इनको भी हमें ध्यान देना है कि ये प्रॉपरली ठीक अवस्था में है या नहीं है। एक बार हमारी गाड़ी की ये एक बेल्ट टूट गई थी और उसके टूटने से हमारी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, मतलब ब्रेक मैकेनिज्म को ये जीरो कर देती है। जिन गाड़ियों में ऑयल बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो अगर आपकी गाड़ी में ऑयल बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम है और गाड़ी की आपकी बेल्ट टूट जाती है तो आपके ब्रेक नहीं आएंगे, उसके कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जितने भी आपकी गाड़ी में वायरिंग है उन सब को समय समय पर चेक कीजिए। और जब मैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात कर रहा हूँ, नीचे जाके गाड़ी में सब चीज़ें चेक करने की बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा वीडियो विक्रम जी ने अभी हाल ही मतलब ये दुर्घटना हुई तो उन्होंने भी सोचा कि अपनी गाड़ी को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। और उन्होंने जब अपनी गाड़ी को नीचे जाके देखा तो क्या पाया वो इस वीडियो में देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जी आप देख सकते हैं मैं गाड़ी के नीचे घुसा हुआ हूँ। हमारे एक मित्र हैं कपिल भाई घुमक्कड़ बग्स, आपने उनकी गाड़ी का देखा क्या अनहोनी घटना हो गई। तो मैं भी अपनी गाड़ी के नीचे आया हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी गाड़ी में भी 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। तो जस्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी के नीचे, तो जस्ट मैं नीचे आया तो आप देख सकते हैं ये मेरी तार है जो बैटरी की आ रही है, ये सेकंड बैटरी की तार गाड़ी के नीचे से। और ये देखिए ये यहाँ पे ये शाफ्ट पे टकरा रही थी। तो मैं जस्ट चेक करने नीचे आया गाड़ी के, ये आप देख सकते हैं शाफ्ट का कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया है घिस के। ये शाफ्ट गोल घूमती है क्योंकि, और ये तार यहाँ पे लटक रही है यहाँ पे। तो इससे पहले कि कोई अनहोनी हो मुझे इस तार को जो है अच्छी तरह बांधना पड़ेगा। और ये थोड़ा इसमें गाड़ी में मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि आपने कैंपर वैन बनाई है तो ये बिल्कुल सही तो हो नहीं सकती है। और ये देखिए ये मेरी गाड़ी की बैटरी है इस बॉक्स के अंदर, ये इसमें जा रही है ये तार बैटरी बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे ऊपर अंदर मेरी दूसरी बैटरी सेकंड लगी हुई है। तो ये देखिए इससे तार को हमें दूर करना है, ये वाली तार को, ताकि ये कहीं यहाँ से ये शॉर्ट करेगी और ये इसको घिस जाएगा यहाँ पे ये, तो ये यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से विक्रम जी ने अपनी गाड़ी का जब जनरल चेकअप किया तो उनकी बैटरी का वायर जो शाफ्ट आती है इंजन से होती हुई जो व्हील के मूवमेंट को कनेक्ट करती है उससे वो अड़ रहा था। और अगर ये सही समय पे नहीं डायग्नोस किया जाता तो फिर अंततः तार नेकेड होके क्या ही करता, ये आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर समय समय पे हम अपनी गाड़ी के कुशल स्वास्थ्य का डायग्नोस, और कैंपर वैन में विशेष कर, क्योंकि क्या होता है एक जनरल जो गाड़ी होती है ना उसको तो हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप पे भेजते हैं, वो सारी टेस्टिंग और बाकी सब चीज़ें उसकी करते ही रहते हैं। शेष जहाँ से भी, जहाँ मतलब इस चीज़ पे विशेष जोर देता हूँ, जो बैटरी का आपका सेगमेंट है उससे कोई भी वायर अगर आगे आ रहा है तो वो एक फ्यूज सर्किट के थ्रू कनेक्ट होकर ही आगे आना चाहिए। आपके जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ही प्रॉपर होने चाहिए। वायर के ऊपर स्लीव आपको कंपलसरी तौर पे यूज़ करनी चाहिए। और फिर भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो देखिए उसका हम कुछ नहीं, पर प्रिकॉशंस निश्चित तौर पे हमें जीवन में लेने ही चाहिए। दूसरा प्रमुख चीज़ तो क्या बोलूँगा, मतलब इस व्लॉग को देख के हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि भाई बच्चों को वहाँ पर क्यों हम लोग लेके गए। तो मुझे लगता है ना जीवन में बच्चों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहें तो अच्छा, मतलब हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा बुरा जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि अच्छा उनको दिखाया, बुरा उनकी दृष्टि से हटा लिया। ये सब चीज़ें उनके दिमाग पे इम्पैक्ट डालेंगी। मैं मान रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि भाई कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उनके दिमाग पे गया होगा ये सब कुछ देख के, पर अचानक जब जीवन में उनको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, आज नहीं कल तो देखनी है ना, कल तो ये सब फेस करना ही है। बाकी दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप भी इस प्रकार की जीवन शैली में आएंगे। ये जो दुर्घटना हुई इसका कस्टमाइजेशन से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक या वास्ता नहीं था, ये क्योंकि इंजन में लगी थी जहाँ पर कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता। और जब तक भारत में कोई भी ऐसी एजेंसीज नहीं काम करती कि वो प्रॉपरली कस्टमाइज व्हीकल, कंपनी फिटेड कस्टमाइज व्हीकल आपको उपलब्ध कराएं, तब तक तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। तो चलिए बस हम भी अपनी लद्दाख की ट्रिप यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से कल हम होपफुली मतलब निकल ही जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत स्लो चलते हैं जैसा कि आपको मालूम है, कोई जल्दबाजी नहीं, डेट्स का कोई मतलब हमें दिक्कत होती नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, दिखाएंगे आपको यहाँ से आगे का सफ़र। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में यहाँ से आगे की यात्रा के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।